आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है सीएफएससी का कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो अगर आप क्लास 12th में हैं या बीएससी के किसी भी ईयर में, तो आपके लिए टॉपिक जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक टॉपिक है और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो अगर आपके सिलेबस में सीएफटी का कहीं भी जिक्र है, तो आपको सीएफएससी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो सीएफएससी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे और डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सीएफएससी जो है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो हिंदी में इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जो मैंने हेडिंग लगाई हुई है, और अंग्रेजी में इसको कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार तो ये क्वेश्चन भी जो है वो 1 नंबर में पूछा हुआ है कि सीएफएससी का पूरा नाम क्या है। तो इस सवाल को आप लिख लो, सीएफएससी का पूरा नाम क्या है। कई बार ये सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो चाहे आप इसका आंसर अंग्रेजी में करके आए चाहे हिंदी में करके आए, 1 नंबर का सवाल ये कई बार पूछा जाता है। तो ये तो कहानी हुई सीएफएससी की। अब बात ये आती है कि सीएफएससी कैसे कैलकुलेट हम करेंगे और सीएफएससी का कंसेप्ट कहां पर पढ़ाया जाता है। तो सीएफटी अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो अगर आपने पढ़ी है, तो वहां पे ही जिक्र होता है किसका, सीएफएससी का। और हम ये भी पढ़ते हैं कि जहां पर सीएफएससी के वैल्यू या जिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीएफएससी के वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व जो है, उतना ही ज्यादा होता है। तो सीएफएससी क्या होता है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सीएफटी ये कहती है कि आपके पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के पास, इनकी एनर्जी जो है वो बराबर होती है। कब तक बराबर होती है, तो सीएफएससी ये कहती है कि जब तक आपके पास मेटल के ऊपर जुड़ने वाला लिगेंड जो है वो आसपास नहीं होता है मेटल के, तब तक ये जो डी कक्षक है इनकी ऊर्जा बराबर होती है। तो इनको हम कहते हैं समभ्रंश डी कक्षक। समभ्रंश डी कक्षक अंग्रेजी में कह देते हैं डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। कहने का मतलब इनकी ऊर्जा बिल्कुल बराबर होती है। लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा इससे पहले, एक मैंने स्प्लिटिंग के ऊपर, विपाटन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अष्टफलकीय का भी और चतुष्फलकीय का भी, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। और लेकिन अगर आपने पढ़ रखा कहीं पर पहले से भी, तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं 5, इनके अंदर 3 डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते हैं, या अक्षों के ऊपर उनकी स्थिति जो है वो सेम होती है, और 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी अलग होती है। तो जाहिर सी बात है, अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन कहां पे होता है, आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो भी और पढ़ भी सकते हैं। तो अक्षों के ऊपर स्थिति अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि जब लिगेंड यहां पर आता है, मैं लिख देता हूं एन एल, या ये लिख सकता हूं कि हमारे पास जो लिगेंड है उनकी संख्या एन हो सकती है। ठीक है, तो एन लिगेंड जब अप्रोच करते हैं, एन की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है ना, चतुष्फलकीय भी हो सकता है, अष्टफलकीय भी हो सकता है। तो ये डी ऑर्बिटल जो है वो 2 भागों में बंट जाते हैं। तो 2 भागों में जब बंटते हैं, तो अगर आपके पास लिगेंडों की संख्या अगर 6 होती है, ठीक है, अगर लिगेंडों की संख्या 6 होती है, तो उस स्थिति में 3 ऑर्बिटल तो आ जाते हैं नीचे। तो इन सेट को तो हम कह देते हैं T2G। क्लियर। और ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल का जो सेट है इसको हम कहते हैं EG। इसकी बात भी मैंने कर रखी है, वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। ये हमारा एवरेज एनर्जी लेवल है, औसत ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थिति है, ये किसके लिए है, ये अष्टफलकीय के लिए है। ठीक है, तो अष्टफलकीय का मतलब है जब आपके पास लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है। अब देखो, जब ये विपाटन हो गया, तो जो T2G ऑर्बिटल का जो सेट है, या जो 3 ऑर्बिटल है जो औसत ऊर्जा स्तर से नीचे आए हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये है औसत ऊर्जा स्तर। औसत ऊर्जा स्तर क्लियर है, एवरेज एनर्जी लेवल। तो जो T2G का सेट है जो एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे आ गया है, ये जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 0.4 डेल ओ। डेल ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये विपाटन ऊर्जा है 0.4, और ये होती है माइनस में। और जो ऊपर Eg गया है औसत ऊर्जा स्तर से, ये होता है 0.6 डेल ओ, लेकिन ये होता है प्लस का। ठीक है, अब क्या होती है सीएफएससी, उसको समझो आप।
ठीक है, क्योंकि मैं पहले अष्टफलकीय को बता देता हूँ डिटेल में, और हम चतुष्फलकीय की बात भी करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे। अब समझो सीएफएससी क्या होती है, पहले हमें सीएफएससी समझनी है। तो सीएफएससी का मतलब ये होता है कि जब आपके पास डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। अब मान लीजिए, एक सपोज करिए कि आपके पास इस डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित था। क्लियर है? अब आपको नजर आ रहा है कि डी कक्षक जो पहले पांचों साथ थे, अब ये पांचों जो ऑर्बिटल है वो साथ नहीं है, अलग अलग हो गए। 3 ऑर्बिटल एक साथ चले गए और 2 ऑर्बिटल एक साथ चले गए हैं। अब होगा क्या, जब ये एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था डी कक्षक में, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे भरना है हमें। तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा एनर्जी लेवल होता है। कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। हुंड ये कहता है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरना है जिसकी ऊर्जा कम है। तो मुझे एक बात बताओ, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है। अगर नीचे से ऊपर जाने में ऊर्जा बढ़ रही है तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी के अंदर, ये किस में भरा जाएगा, पहले T2G में भरा जाएगा या Eg में? तो आपका आंसर होगा कि तो T2G में भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा T2G में? क्योंकि T2G की ऊर्जा Eg से कम है। ये तो हुंड का नियम है, क्लास 11th की बात है। तो T2G में मैंने इसको भर दिया है। अब जब ये इलेक्ट्रॉनों का जो पुनर्वितरण हो रहा है T2G और Eg के बीच में, इसके कारण ऊर्जा का या ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, T2G और Eg जो ऑर्बिटल हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो रहा है, क्योंकि पहले तो यहां भरा हुआ था, अब वापस बंटवारा हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। तो बंटवारे में एक इलेक्ट्रॉन किसके हिस्से आ गया, T2G के, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होना, इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। इस ऊर्जा के बाहर निकलने से ही संकुल का स्थायित्व जो है वो बढ़ता है, जिसको कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के कारण संकुल जो है उसके स्थायीकरण में वृद्धि होती है, वो स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, और ये हमारा क्रिस्टल क्षेत्र है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो है उसके डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट कर गए और उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हमने कर दी। अब हमें ज्ञात करना है सीएफएससी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैं शुरुआत जो है वो अष्टफलकीय से करता हूं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको दोबारा भी बनाऊंगा कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा जो है उसको आप अष्टफलकीय क्षेत्र में कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी गणना कैसे करेंगे। यहां पे मैं करता हूं सीएफएससी की गणना। तो आप सीएफएससी जो है, सीएफएससी की गणना लिखना चाहो तो लिख लो आप। सीएफएससी की गणना जो है वो आप दो प्रकार से कर सकते हैं या दो तरीके से होती है, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के संकुल होते हैं। पहला जो संकुल होता है वो होता है अष्टफलकीय संकुल। इसी की बात मैं यहां पर करूंगा आज। अष्टफलकीय संकुलों के लिए सीएफएससी की गणना। सीधा सवाल जो है वो आता है, ध्यान रखें, बीएससी वाले और 12th वाले दोनों ही पूछ सकता है सवाल आपको। दूसरा, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए सीएफएससी की गणना, इसकी बात करेंगे हम अगले लेक्चर्स के अंदर। सीएफएससी की गणना, ठीक है। तो पहली हेडिंग लगा लो आप, अष्टफलकीय संकुलों के लिए सीएफएससी की गणना। और हम यहाँ पे बात करते हैं इसी की सबसे पहले, क्योंकि डिटेल में पढ़ना, हमें सारी बातें कवर करते हुए यहाँ से चलना है, और दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल भी, ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल पूछता है, जिसको अंग्रेजी हिंदी में अष्टफलकीय कहते हैं। चतुष्फलकीय भी आपको आना चाहिए, और बिल्कुल आसान है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अगर आपको स्प्लिटिंग आती है, अगर आपको विपाटन आता है, तो आपके लिए सीएफएससी की गणना करना जो है वो मुश्किल काम नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम अष्टफलकीय के लिए। हेडिंग लगा लो आप, नंबर 1, अष्टफलकीय संकुलों के लिए सीएफएससी की गणना। ठीक है, विपाटन डायग्राम बना करके देखो एक बार, जब तक मैं इसको थोड़ी स्याही पिला देता हूं। विपाटन डायग्राम अष्टफलकीय संकुलों के लिए कैसे T2G और Eg जो है वो अलग अलग होते हैं। डी ऑर्बिटल पहले एक साथ होता है, उसके बाद कैसे स्प्लिटिंग होती है। तो देखिए भाई, सबसे पहला काम,
जब तक T2G और EG स्प्लिट नहीं हो, अलग अलग नहीं होंगे या एक डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं करेगा, तो उसको हम कहेंगे समभ्रंश डी कक्षक। पांचों डी ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। क्लियर है? ये तो है हमारे समभ्रंश डी कक्षक। वापस बना रहा हूं मैं समभ्रंश डी कक्षक। क्लियर? और जब ये स्प्लिट कर जाते हैं तो नीचे की तरफ तो रहेगा T2G और ऊपर की तरफ रहेगा EG। ये बना दिया मैंने EG। क्लियर है? इसको थोड़ा सा बराबर में बना लो। ये रहेगा EG ऑर्बिटल। क्लियर? ये है हमारा एवरेज एनर्जी लेवल, औसत ऊर्जा स्तर। क्लियर है? अब देखो यहां पे जो गैप होता है, ऊर्जा का जो डिफरेंस होता है, ये कितना होता है 0.4 डेल ओ। और ये माइनस की वैल्यू होती है, माइनस का होता है, और ये होता है 0.6 डेल। क्लियर? डेल ओ का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, डेल ओ का मतलब होता है अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा, इसको आप साइड में लिख लो कहीं पर भी, अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। अब सुनो भाई, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में आप CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं। तो ये फॉर्मूला है CFSE अष्टफलकीय के लिए। कब लगाना है ये फॉर्मूला? जब आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा हो, ऑक्टाहेड्रल हो, जिसमें लिगेंड कितने होंगे 6 बराबर। सबसे पहली बात -0.4 और यहां पे तू लिख लेगा ब्रैकेट में NT2G। ठीक है, ये रहेगा NT2G। क्लियर? और यहां पे तू प्लस करके लिखेगा 0.6 N ऑफ EG। ये कहानी है CFSE अष्टफलकीय के लिए। 0.4 को गुणा करेगा NT2G से और 0.6 को गुणा करेगा N ऑफ EG से। अब इस फॉर्मूले को समझो, बस इसी फॉर्मूले का खेल है, सीधी वैल्यू पुट करनी है। 0.4 में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस की वैल्यू है। NT2G का मतलब है T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या। चेक कर लोगे T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं भर के भी दिखाऊंगा। और NEG का मतलब है EG में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या ये बोल दे EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या को तो गुणा करना है -0.4 से, और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुणा करना है 0.6 से। कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये कह दे कि D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, D ऑर्बिटल्स है या कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऐसा मेटल है कि उसके पास D में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे पूछ ले कि बताओ, जब D कक्षकों का विपाटन हो गया, हमारे पास संकुल अष्टफलकीय है। ठीक है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? तो आप एक इलेक्ट्रॉन को कहां भरोगे? नीचे वाले T2G में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, हुंडी ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले उन कक्षकों में भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं क्या हम? बोलो जी, क्योंकि T2G कक्षकों की ऊर्जा कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? T2G में। अब देखो आपको कैसे कैलकुलेट करना है CFSE। तो CFSE इसके बेस में पैर में इसके लिख दो OH। OH का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, बराबर -0.4 को गुणा कर सकता हूं मैं किससे? NT2G, मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है, प्लस 0.6 जो है इसको आपको गुणा करना है N ऑफ EG। EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। EG में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो किससे गुणा करेंगे? 0 से। अब मुझे एक बात बताओ, CFSE ऑक्टाहेड्रल किसके बराबर आया? दिख तो रहा है सबको बढ़िया। 0.4 को 1 से गुणा करो, -0.4 आ जाएगा क्या? 0.6 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा। तो CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो है वो कितनी आ गई? -0.4। ठीक है, ये तो कब हुआ? जब आपके पास D में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको थोड़ा सा घुमा करके दे दे सवाल, मान लीजिए आपको ये कह दे, इसको फटाफट लिखिए आप, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं यहां से।
फॉर्मूला आपके सामने लिखा रहेगा। मान लीजिए आपको ये कह दे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल, समझना ध्यान से। आपको अगर कॉम्प्लेक्स दे दे तब आप क्या करोगे। एग्जांपल आपको ये दे दे कि टाइटेनियम है और H2O के 6 हैं, 6 H2O हैं और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 3+। ठीक है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपको कह दे कि CFSC कैलकुलेट करके बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास संकुल कैसा है अष्टफलक, ये तो आपको पता लग रहा है क्योंकि लिगेंड कितने हैं, 6। अब जो आपके पास लिगेंड है H2 वो कैसा है, अनावेशित है। कहने का मतलब जहां पर भी मेटल पे जुड़ेगा कोई चार्ज नहीं छोड़ेगा वहां पे। तो आपके पास जो टाइटेनियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बने, या तो आप सीधा कैलकुलेट कर लो, अगर कैलकुलेट करना आती है तो बढ़िया बात है, लेकिन इतनी आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रखी है कि अगर लिगेंड न्यूट्रल होता है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो टाइटेनियम यहाँ पे +3 में है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, टाइटेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो टाइटेनियम जो है वो आता है 22 पे, एटॉमिक नंबर 22। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d2 4s2, यही बनेगा क्या। अब जो टाइटेनियम आपके पास कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, ये टाइटेनियम जो है ये +3 में है, +3 में है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 3d1 4s0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो मेटल प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम, इसका विन्यास क्या है, D1 है। तो D1 विन्यास के लिए आप CFSC कैलकुलेट कर सकते हो क्या, सीधा अगर आपको दे दे कि D1 विन्यास के लिए करो तब भी ऐसे ही होगा। कॉम्प्लेक्स दे दे तो आप मेटल चेक करो कि मेटल के पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तरीका वही रहेगा, अभी भी CFSC के अंदर वही फॉर्मूला लगेगा। तो ये तो कहानी है किसकी, D1 की। अगर आपको ये कह दे कि आपके पास D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उस एग्जांपल को आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। क्लियर है, कमेंट करके जरूर बताना कि आप CFSC को समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर आपको ये कह दे कि D के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मुझे बताओ कि T2G अभी भी खाली है क्या, ये T2G है नीचे वाला और ये क्या है, EG है। तो अभी तो हमारा जो लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल है, कम ऊर्जा के कक्षक है, वही खाली है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसी में जाएगा। अब मुझे बताओ CFSC कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसकी, तो CFSC अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो देखो कैसे करोगे। यहाँ पे मैं कर देता हूं ऊपर की तरफ, समझना ध्यान से। CFSE ऑक्टाहेड्रल बराबर, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, खुद से करके देखो वीडियो को रोक करके, -0.4 गुणा T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, प्लस 0.6 गुणा EG में इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है। तो बताओ मुझे CFSC ऑक्टाहेड्रल कितना हो गया, तो ये तो -0.8 आ गया और ये 0 आ गया। एक चीज और शायद पीछे मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे डेल ओ जरूर लगाया, ठीक है, डेल ओ -0.8 डेल ओ, ये तो 0 हो गया, ये कितना बन गया 0.8। क्लियर। तीसरा एग्जांपल और लेते हैं, अगर आपको कह दे आपके पास B के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, B के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे दें, 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पे करता हूं मैं इसको, आपको कह दे कि मेटल का विन्यास D3 है भाई, कोई समस्या नहीं है, हमारे पास जादुई फॉर्मूला है, लगा देंगे अभी। तो CFSC ऑक्टाहेड्रल क्या बनेगा जी, तो मैं लिख सकता हूं कि आपके पास 0.4 है, माइनस का इसको गुणा करेंगे 3 से, प्लस 0.6 को गुणा करेंगे किससे, 0 से, 0.6 गुणा 0। और इसके लिए हम यूज करते हैं बाहर की तरफ डैलो लगा दो भाई, इसमें भी डैलो लगा दो, ब्रैकेट के बाहर डैलो दिखा दो। क्लियर, या लास्ट में आप वैल्यू के बाहर लगा दें डैलो। CFSC बराबर 0.4 को गुणा करो 3 से, तो ये माइनस का बनेगा 1.2 डैलो और ये तो 0 हो गया। तो D3 के लिए CFSC कितना आया, -1.2 डैलो, 1.2 डैलो। क्लियर है, तो D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। अब आगे की जो कहानी है D4 D5, ये सारी बातें जो है वो मैं अगले वीडियो में इसकी बात हम करेंगे
क्योंकि अगर आपके पास D4 आ जाए, D3 तक तो यही रहेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तक तो D2G के जो 3 समान ऊर्जा के कक्षक हैं वही नहीं भरे गए थे। D3 तक आके वो उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जब D के अंदर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें ये देखना है कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले Eg में जाएगा या यहीं पे युग्मित होगा। तो यहां पर एक केस आता, आपने सबने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की प्रबल लिगेंड जब आता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है। तो कब तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, कब नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो CFSE बढ़ती है या कम होती है। ये सारी बातें जो है हम अगले वीडियो में हम करने वाले हैं। तो धड़ाधड़ शेयर करें भाई और फैला दें वीडियो को, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है जरूर आएगा। BSc फाइनल वाले ध्यान रखें क्योंकि उनके एग्जाम होंगे 100% और उनके लिए ये सवाल जरूर टपकेगा एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें अपना, तब तक के लिए।